अब देखिए सारा निचोड़ जो है अभी तक आपने पढ़ा साइंस क्या है, साइंस कितने प्रकार का होता है वो पढ़ा, रियल जीरो उसके डिफरेंस जान लिया आपने। उसके बाद आपने जो रियल साइंस पे आए वो बायोलॉजी और फिजिकल में आए। बायोलॉजी में क्या टोटल पढ़ना है, जोलॉजी बॉटनी उसका पूरा खाका आपके पास तैयार रहा। यहीं से टोटल आपको 30 से 35 सवाल 100% आपको यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी और वनडे में सारे सवाल आपको मिलेंगे यहीं से पूरे। आप जब पेपर दोगे तो इसे लाइन लाइन से फंसा रहेगा, ठीक है। कुछ चीजें हम लोग यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ पाएंगे आप लोग अपने रिसोर्स जो भी आपके पास है उससे कर करके आप लोग मेहनत करके युद्ध स्तरीय काम करिए पूरी तरह से। अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे, शुरुआत समझ के बाद चलिए। क्योंकि देखिए किसी समंदर में कूद पड़ना है सही, उसका कोई मतलब, क्योंकि उस समंदर में कोई छोर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अज्ञानता के बवंडर में घूमते हैं। आपको अब ये खाका हो गया, मालूम हो गया कि कहां से अब हमारा एक एक चैप्टर उठा उठा के पढ़ना। ये आपके इफर्ट्स को इजी बना देगा, आसान बना देगा। आप एक एक चैप्टर को उठा उठा के तब आपको लगेगा कि हम लोग एक एक चैप्टर जो पढ़ रहे हैं हम लोग कितना पढ़ लिए हैं, कितने पहुंचे ना और पढ़ना। नहीं तो अपने कूद जाओगे, पता भी नहीं चला कहाँ हम कितना पढ़ना है, क्या पढ़ लिए। क्योंकि जब आप एक एक चैप्टर खत्म करते जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा यार इतना पढ़ने। पहला चैप्टर उठाओ, पहला क्या चैप्टर था? पहला चैप्टर लिख लीजिए बायोलॉजी, बायोलॉजी और चैप्टर बायोलॉजी, ठीक है। प्रस्तावना में लिख लीजिए बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायो जो आप जानते हो लेकिन लिख लीजिए, बायो मीन्स लाइफ और लोगोस मीन्स स्टडी। बायो लाइफ और लोगोस स्टडी, दोनों को मिला करके होता है स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। अगला लिखिए बायोलॉजी के पितामह, जीव विज्ञान के पितामह कौन है? अरस्तु। ये जीव विज्ञान के पितामह अरस्तु है। लीजिए विज्ञान की वो शाखा, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहते हैं। अच्छे लोग, जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, एक जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। एक जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान लिख लीजिए जीव विज्ञान की वो शाखा, जीव विज्ञान की वो शाखा जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत
जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहा जाता है। जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहा जाता है। जंतु विज्ञान के पितामह कौन थे? लिखिए, अरस्तु थे। प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान के पितामह अरस्तु। लिख लीजिए, अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में 500 जंतुओं का वर्णन किया। अरस्तु की किताब का नाम हिस्टोरिया एनिमेलियम। इस पुस्तक, मैंने कहा अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया। अगला लिख लीजिए, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। लिख लीजिए, वनस्पति विज्ञान के पितामह कौन है? थियोफ्रास्टस है। लिख लीजिए, थियोफ्रास्टस। लिख लीजिए, थियोफ्रास्ट जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। थियोफ्रास्टस ने अपनी अपनी पुस्तक हिस्टोरिका प्लांटेरम में 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया। हिस्टोरिका प्लांटेरम। ठीक है, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब दूसरा चैप्टर क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब उसी को देखिए, अब जो भी आप फॉलो करो उसी को फॉलो करो। अब आप घर नहीं पढ़ो, उसी को फॉलो करो। अपने आप सब चीज जल्दी ये नहीं कि अब जा रही कर तो अब क्या चैप्टर क्या उठाया? उपशाखा। लिख लीजिए, निकालिए, सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की उपशाखा। मेरी बात सुनो, इसमें हम 25-30 ब्रांचेस का नाम लिखाते हैं, ठीक। और बाकी आप उसमें अपने नोट्स में दो तीन पेजेस छोड़ लीजिएगा और उसमें कुछ चीज़ों को अपडेट थोड़ा सा, जैसे कोई चीज़ आपको लगे ये भी इम्पॉर्टेंट तो उसको डाल दीजिएगा। दूसरी बात है, जब करंट से नोट्स पढ़ते रहिएगा, जिन पे न्यूज़ में पढ़ रहे हो या कोई चीज़ पढ़ रहे हो या किताब पढ़ रहे हो, तो मान लिया कोई चीज़ आ गई, कोई ब्रांच की शाखा, उसमें डाल दिया, तो उसी देखिए 30-35 जो हम बताएंगे 20-25 से 90
90% पूरी उम्मीद वहीं से आ जाए, पूरा वहीं से आ जाएगा, क्योंकि बार बार कमीशन वही रिपीट कर देता है, उसी से आएगा। लेकिन जगह छोड़े रहो, कुछ चीजें और अपडेट कर लेना, 40, 20, 25 और कर लेना, 50 कर लोगे। सवाल यहां से 100% एक सवाल जरूर आता है समीक्षा में, वनडे में, यूपीपीसीएस में आएगा, आईएएस में नहीं आएगा साहब। जो बात क्लियर है वो दे। लेकिन हाँ, वनडे की जितने स्टेट पीसीएस, समीक्षा, ये सब आते रहते हैं। लेकिन आईएएस में भी स्टेटमेंट देके पूछ सकता है ना। मान लिया स्टेटमेंट एक दिया, दूसरा स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट दिया कि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत ये पूछा जाता है, दूसरा दिया विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अब ऑप्शन देगा केवल पहला सही है, केवल दोनों सही है, केवल दूसरा सही है, लास्ट में कह दिया कोई सही नहीं है। तो जब आप उस विज्ञान की शाखा को आप जानोगे, इस शाखा के अंतर्गत क्या पढ़ा जा रहा है, तभी तो कर पाओगे। लेकिन यूपीपीसीएस में, समीक्षा में, वनडे में 100% सवाल आएगा, एक कभी आया कभी दो तो आ जाता है। और ये जितना 25 दिन है वहीं से आपको 90 से 95% वहीं से आएगा, आप बता रहे। ठीक है, अब लिखो पहला ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी बताओ, ये जीव विज्ञान की उपशाखा है, इसके अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाएगा, बताएंगे आप? नहीं पता। स्टडी ऑफ बर्ड, चिड़ियों का अध्ययन, लिख लीजिए, चिड़ियों का अध्ययन। इसके अंतर्गत स्टडी ऑफ बर्ड, स्टडी ऑफ बर्ड। ठीक है, ठीक है। कम पढ़िए, सिस्टमैटिक पढ़िए, बाद जो जब उतना समय मिलेगा जो बच जाएगा अपने पढ़िए। सिस्टमैटिक जब बनेगा, नोट्स बना रहेगा, एग्जाम के लास्ट वक्त पे इतना कोर्स रहता है, आप रिवीजन नहीं कर सकते हो। ये नोट्स वही जो रहेगा वही आप सिर्फ अगर हाथ पकड़ के सीधे से लगा लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चलो ठीक है कुछ पढ़ के जा। क्योंकि लास्ट वक्त में कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन जब नोट्स बना रहता है ना, तो वही सिर्फ ऐसे पन्ना ही ऐसे 2-4 बार पलट के, चाहे आधे नींद आ रही है पलटो तो लगेगा हाँ पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया। ये कॉन्फिडेंस देने का यही गुड फीलिंग ये है। और जब नोट्स नहीं बनेगा तो उसे खड़ा, उसी मानसिक मंथन में फंसे रहोगे, झंझावत बना रहेगा पूरा कि अब बेकार है यार, जिंदगी बर्बाद है, बिल्कुल उलझन है पूरी तरह से। ठीक है, तो अब देखिए ऑर्निथोलॉजी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने? जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत चिड़ियों का अध्ययन किया जाता है, क्या बोला गया? ऑर्निथोलॉजी। मसला यही पर हमें नहीं रुकना है। अब लिखिए फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी कौन है? फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी के पितामह कौन है? लिख लीजिए डॉक्टर सालिम अली। डॉक्टर सालिम अली इज नोन द फादर ऑफ, सालिम अली। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन बना लीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? सालिम अली के नाम पर इंडिया में नेशनल पार्क है। सालिम अली नेशनल पार्क के नाम पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो आप बना लीजिए डॉक्टर सालिम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो एक बना करके गूगल में सर्च करके हर पर इस तरह से क्वेश्चन बना लीजिए और इसका आंसर अपने पर डाल दीजिएगा। डॉक्टर सालिम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे, ये लगा दीजिएगा। ये आपको साइट से आंसर मिल जाएंगे उसमें जो है। ठीक है, जब आप चारों डायरेक्शन करेंगे तब मिलेगा आपको ना। अच्छा, यहीं पर लिख लीजिए
टोटल नंबर नेशनल पार्क इंडिया में कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है इंडिया में? ये सब क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन जितने ही बनाने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी उतने ही ज्यादा आपके पास आंसर मिलता रहेगा। क्योंकि जब दिमाग में क्यूरीज डेवलप होंगी तभी तो आंसर दोगे आप। और जहां ये चीज शुरू हुआ, आप समझ लिए आपका दिमाग किधर जा रहा है? सिलेक्शन की तरफ जा रहा है। और जब ये अगर दिमाग में रहेगा चलो इनको फंसा देंगे, उनको फंसा देंगे, तो कोई फंसेगा नहीं। आप अपने आदमी उसी फंसा रहेगा, अपने मानसिक क्वेश्चन बनाओ, किसी से जीत कर क्या है? किसी अपना काम बनाओ, दिमाग में क्यूरीज बनाओ, सवालों का अंबार पैदा करो। वो जो सवाल पैदा होंगे वही आपको जवाब खुद आप दो दे दोगे। और जितने ही बनाओगे आप समझ लें उसकी आप तरह पॉलिश होता है। अगला लीजिए, चिड़ियों का अध्ययन, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी डॉक्टर शालीवाली नेशनल पार्क कहाँ पे है? डॉक्टर शालीवाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब काम होमवर्क है। नंबर ऑफ नेशनल पार्क इंडिया में कितने हैं? एक आंसर आपको मिल गया। नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितना है इंडिया में? वो मिल गया। एक क्वेश्चन और बना के लिख लीजिए, नंबर ऑफ बायोस्फीयर इन इंडिया। नंबर ऑफ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर जीवमंडल कितने हैं भारत? कितने हैं? 50 बार सवाल आया, 18 ही तो है यार इसमें काम। 18 3 साल से लगातार क्या पूछ रहा है? देखो ये देता है पहला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया और डेट देता है 1986, 1988, 1992, 1999। अब देखो क्या करता है, 4 बायोस्फीयर का नाम लिखा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मिलाने को आता है हर साल। बायोस्फीयर कितने टोटल इंडिया में है? 18। अब देखिए इसको डेट देता है और मिलाने को आता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व का डेट रख लो और दूसरे को सबसे पहला नीलगिरी का 86, नंदा देवी का। एक से जब मिला लोगे ऑटोमेटिकली चारों मिला लोगे। बार बार सवाल आता है, ये सब ट्रिक्स होते हैं 60 से सवाल निकलने के लिए, जैसे बार बार होता है। तो टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं? 18। दूसरी बात, आप गूगल सर्च करिए और गूगल का पूरा एक पेज जो निकलवा लीजिए और उसी को पन्ने को देख करके हाइलाइटर्स मार्क करते रहिए। देखा जाता है कौन कौन सा स्टेट में है। सवाल ये पूछ लेता है, कोई एक बायोस्फीयर रिजर्व दिया, पूछे किस स्टेट में, तो जब आप मार्क किए रहोगे तो 2-3 बार अगर अपनी आंखों से देखोगे रट जाएगा। जब इस तरह से कॉन्फिडेंस, जैसे नेशनल पार्क आपको कम से कम देखना पड़ेगा, वो नेशनल पार्क कौन कौन से स्टेट में है, सब कुछ रट नहीं पाओगे। तो लेकिन जब भारत का मैप बना रहेगा, वो नेशनल पार्क बने रहेंगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली रट जाएगा। क्या नाम है कि बैंडीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान, कर्नाटका में। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। इसी तरह से 2-3-4 इस तरह से पढ़ते रहोगे, 2-3 बार जब पढ़ोगे रट जाएगा। तो 2 चीज को आपको पढ़ना है, नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व को किस स्टेट में आता है, हर साल सवाल आएगा आप लाइन से। ठीक है,
सवाल हम सिर्फ आपको डायमेंशन दे रहे हैं कहाँ कहाँ से उगतेगा। क्वेश्चंस कमीशन को जिसने पकड़ लिया कहाँ से आ रहा है तो वही कर लिया, काम हो गया। अभी तो आपको कहीं नहीं मिले मालूम होगा कहाँ से सवाल मंजूर है, कहाँ पकड़े। ठीक है, अब चीज आपको ताल मखाना लेना है, अब कौन सी वेरिएंट जाओ ले रहे हैं, पहले एरिया तो मालूम हो। अब आगे लिख लीजिए, पहला दूसरा लिखिए, इकोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है? लिखिए पर्यावरण का। इकोलॉजी लिख लीजिए, जैव और अजैव के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन। जैव और अजैव के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। अगला लीजिए, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी फूल का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लावर। एग्रोइस्टोलॉजी, एग्रोइस्टोलॉजी घास का अध्ययन। ये सारे सवाल आए हुए हैं अब तक, जो पता हो, एक भी कमीशन ऐसा नहीं, सब पूछा गया है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी मछली का अध्ययन, मछली का अध्ययन। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट का अध्ययन, इंसेक्ट का अध्ययन, कीड़े का अध्ययन, इंसेक्ट का अध्ययन। ठीक है, एंटोमोलॉजी। मार्कोलॉजी मोलस्का का अध्ययन, मोलस्का, मोलस्का का अध्ययन। ठीक है, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी क्या है? मोलस्का का अध्ययन। मोलस्का क्या है? मोलस्का क्या है और बताएगा? मोलस्का प्राणियों का एक फाइलम है। जैसे हमने बताया था, प्रोटोजोआ, ओरिफेरा, सिलिक्टेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस और क्या, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का आया। आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का आया, तो पूछा जाएगा एनेलिडा ज्यादा एडवांस है कि आर्थ्रोपोडा ज्यादा एडवांस है कि मोलस्का ज्यादा एडवांस है? कौन ज्यादा एडवांस है? मोलस्का। उसकी हेरिडिटी ऊपर है मोलस्का का। इसका बहुत ज्यादा वो है ना, पर्ल इंडस्ट्रीज इसी पर डिपेंड है। मोती पालन वाला जो होता है मोलस्का ही तो कहता है, इसीलिए। वायरोलॉजी सर, डेमोग्राफी के अंदर डेमोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन। एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। देखो, एक सवाल यहां पूछा जाता है, मधुमक्खी पालन में क्या क्या चीज पैदा होता है? पहला क्या क्या होता है? शहद होगा, शहद हो गया, मोम हो गया, और क्या? मधुमक्खी में क्या चीज, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का सवाल है, ये पूछा गया है इसलिए। जैसे मधुमक्खी पालन में क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा?
शहद मिल गया, मोम मिल गया, और क्या मिलेगा? अरे उसका जहर जब काटता है तो क्या होता है? वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है उसकी, उसकी दवाई बनती है जो उसका जहर होता है, उसका वीनम। ठीक है। दूसरी बात, मधुमक्खी के बारे में एक सवाल, इस मधुमक्खी के रिसर्च पर एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है, इसलिए ये सवाल कमीशन यूपीएससी पूछेगा कि कौन से साइंटिस्ट हैं जो मधुमक्खी पालन में उनको नोबेल प्राइज मिला है या किस पर मिला है। देखो, जैसे मधुमक्खी है छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, एक नॉर्मल छत्ता है, तो कुछ मधुमक्खियां हरदम उड़ा करती है ऐसे से ना, देखा? देखना है और देख कर चली जाना शुरू कर, उसके साथ खुद ना खेलना शुरू कर देना, तो जिंदगी की खेल को खत्म कर देगी क्या? समझ रहे हो? वो रियलिटी में वो है क्या? वो बी का डांस है, और वो डांस किस लिए करती हैं? अपने साथियों को कुछ बताती हैं वो, और अपने साथियों को क्या बताती हैं वो बताती ये है कि जैसे ये मधुमक्खी है, कोई भी एक मधुमक्खी किसी डायरेक्शन में गई है और फूलों का रस दिखा, फूलों का चमन दिखेगा, रस थोड़ी दिखेगा। चमन का मतलब बगीचा। अरे भाई, फूलों का रस कहीं टपकता हुआ दिखेगा? फूलों का चमन दिखेगा। कोई मान लिया एक मधुमक्खी गई इस छत्ते से, मान लिया जैसे कॉर्डिनल यही है, एक नॉर्थ है, एक साउथ है, एक ईस्ट है, एक वेस्ट है, यही तो हुआ। तो मधुमक्खी का छत्ता जहां पर है, कोई साथी खोज के आया है कि यहाँ का सरसों का फूल है, तो अपने साथियों को कैसे बताएगा कि चलो इधर, हम लोग को पकड़ लेंगे, चलो इधर, बता देगा वो बेचारी कैसे बताए? वही जो आप देख रहे हो मधुमक्खियां ऐसे उड़ रही है, देखो दो तरह का है मधुमक्खी है, वो ऐसा होता है, देखा होगा, ऐसे ऐसे जाती है और फिर ऐसे उड़, फिर जाती है, फिर ऐसे उड़, ऐसे उड़, ऐसे उड़, ये चीज देखिए मेरी बात। अगर ये छत्ता चित्र ये है, अगर मधुमक्खी का चलने की दिशा इस डायरेक्शन में है, तो ये जान लीजिएगा कि जो सोर्स ऑफ फूड है इधर डायरेक्शन, उत्तर दिशा में। अगर मधुमक्खी इस तरह से चल रही है, ऐसे लगा रही है, तो जान लीजिएगा मधुमक्खी का सोर्स। दूसरी बात, अब सवाल होता है, दिशा तो निर्धारित हो गई है कि भाई चलो ये नॉर्थ दिशा में है या ईस्ट में है या वेस्ट में है, लेकिन सवाल उठता ये है कि कितनी दूरी पर, भाई नॉर्थ में 2 किलोमीटर जाएं कि 4 किलोमीटर जाएं कि 5 किलोमीटर जाएं। अब मेरे पास ये छत्ता है पूरा, और इसकी दूरी है ना, ये डिनोट करेगी कितनी दूरी पर फूल का स्रोत है। इस बात को रिसर्च किया कार्ल वन फ्रिज, जंगलों में 15 साल तक रिसर्च किया इन्होंने, और फाइनली बताया कि देखो जो मधुमक्खी जो चल रही है वो अपने साथियों को बता रही है कि फूड का स्रोत किस दिशा में है और कितनी दूरी पर, और इस काम के लिए इनको क्या मिला? नोबेल
प्राइस लिख लीजिए। अगर मान लिया छत्ता ये इस तरह से अगर मूव कर रही है तो अगर मूव इधर जा रहा है तो मतलब इधर थ्रो है, और कितनी दूरी पर है ये डिसाइड करेगी। यहाँ छत्ते से कितनी दूरी पर, अगर दूर ज्यादा है तो ज्यादा दूर का बनाएगी, कम दूर है कम बनाएगी। समझ रहे हो? इस बात को रिसर्च किया था किसने? कार्डमैन ने, और इस वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला। समझ गए बात? तो ये देखिए कार्डमैन को बी के डांस पर, बी का डांस है ना, इसको डिसाइफर करने के लिए, डिसाइफर का मतलब डिकोड करने के लिए, डिकोड का मतलब उनके एक्शन को, उनकी जो वर्क है एक्शन में बताया क्या क्या कर रहे थे उसको बताने के लिए नोबेल प्राइज। डिकोडिंग समझने अब देखिए सेरिकल्चर, 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 सेरिकल्चर क्या? रेशम कीट पालन। देखिए रेशम कीट पालन, रेशम की किस कीट की किस अवस्था में रेशम मिलता है? प्यूपा स्टेज। देख लीजिए पूछा गया है, रेशम मधुमक्खी के प्यूपा स्टेज में मिलता है। लैक कल्चर, लैक कल्चर क्या है? लाख कीट पालन। लाख क्या होता है? लाख का कीड़ा क्या होता है? लाख का मतलब 1 लाख 2 लाख नहीं, देखो कह रहे ढेर सारा जो है। लाख कीट का मतलब है एक कीट होता है, जिसे आपने देखा हो पेड़ पर जो है, तो उसके तनों पे एक चिपचिपा पदार्थ ऐसे निकला रहता है ना, वो कीड़े करते हैं। कौन सा होता है? लाख कीट है, लाख लाख लाख। इसका फायदा क्या है? अरे भाई इससे चूड़ियां बनती हैं, इससे चूड़ियां बनेगी, इससे खिलौने बनते हैं मोस्टली इसी लाख के कीट के। अरे आपने सबसे ज्यादा उसमें आपने देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस में जो लेटर चिपकाने के लिए यही इस्तेमाल होता है। लाख कीट का जो लिक्विड पदार्थ होता है यही इस्तेमाल होता है। सवाल देखिए क्या कमीशन ने पूछा है, लेकिन ऑप्शनल पूछा है, तो जो भी कमीशन का चाहे ऑप्शनल का पेपर हो चाहे जीएस का, उनका एक क्वेश्चन बैंक होता है, वहीं से क्वेश्चन उठाता है। देखिए पूछा ये है, लाख कीट में जो लाख होता है वो मेल ज्यादा पैदा करता है कि फीमेल? तो लिख लीजिए फीमेल जो है लाख का प्रोडक्शन ज्यादा करती है। ठीक है, ओलेरीकल्चर, ये कई बार आया है। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर सब्जी पालन, बिल्कुल सही, सब्जी खेती का कल्चर। ओलेरीकल्चर बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही फेवरेट सवाल है कमीशन का। विटिकल्चर, बहुत सही, विटिकल्चर क्या होगा? विटिकल्चर में अंगूर की खेती। अंगूर देखिए, दो चीज ध्यान रखिएगा,
जिसमें कहाँ गया? ये अंगूर में एसिड होगा कि बेस ज्यादा होगा? जो भी चीज खट्टी होती है वो एसिड होती है, जो भी कड़वी होती है वो क्या होता है? बेस। ठीक है, तो अंगूर खट्टा हल्का होता है, तो लिख लीजिएगा अंगूर की। मोस्टली क्या बनाया जाता है इसका? वाइन। शराब, हरा हरा महुए मक्का जौ का। ठीक है, लिख लीजिए, आगे लिखिए वर्मी कल्चर। केचुए का पालन। वर्मी कल्चर लिख लीजिए, केचुए का पालन। जब हम लोग जीवों का वर्गीकरण पढ़े, जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो हम केचुए के बारे में कुछ और बताएंगे जो सवाल पूछा जाता है। जैसे केचुए का कोकून किस सेगमेंट पाया जाता है, केचुए का किस अंग के जरिए से वो खोदता है जमीन को, वो पूछा जाता है। मादा का जननांग किस सेगमेंट में होता है, मेल का जननांग किस सेगमेंट होता है, वो जो हम लोग पढ़े तो। अच्छा हाँ, इसमें लिख लीजिए सिर्फ एक चीज है, केचुए के ऊपर मेमोयर किसने लिखा था, ये पूछा जाता है। किसने? इसलिए कि ये लखनऊ डिपार्टमेंट, जूलॉजी डिपार्टमेंट में के ही थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने किया, इसलिए पूछा जाता है। मेमोयर ऑफ आर्टबॉक्स। मेमोयर का मतलब ऑटोबायोग्राफी, मतलब समझ लीजिए जैसे केचुआ है, केचुए की सारी चीजें के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करके जो किताब लिखी, मेमोयर ऑफ आर्टबॉक्स, किसने लिखी? A.M. बहल लिखी। के.एन. बहल ये पूछा, ये लखनऊ डिपार्टमेंट के हैं जो लिखे, प्रोफेसर के.एन. बहल। जीरोंटोलॉजी, बताइए क्या है ये? जीरोंटोलॉजी क्या है? वृद्धावस्था का अध्ययन, ओल्ड एज की स्टडी करना ना, और किसकी एज है, कितनी हो गई, इत्यादि हिसाब से जीरोंटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन। कौन सी ग्रंथि है, आप लोग से पूछ रहे हैं हम, कौन सी ग्रंथि है जो एक जीरोंटोलॉजिकल स्टडी के लिए इस्तेमाल होता है? किसी भी व्यक्ति के एज को पता करने के लिए कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि उसका इस्तेमाल होता है? कौन बताएगा? बता चुके हैं जबकि आप लोगों को। हाँ सर, वो सर हम बता चुके हैं, आप से बता देंगे। वो सब जो रक्षा प्रणाली को मजबूत करता, बिल्कुल सही। ट्रेनिंग सेंटर हमने बताया था, उसका नाम सर थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होता है? ये थाइमस ग्लैंड एक्चुअली है क्या? शरीर के अंदर जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जो मिसाइल सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम क्या है? एंटीबॉडीज है। उन एंटीबॉडीज को ट्रेन का सेंटर, ट्रेनिंग वहीं पर होती है थाइमस ग्लैंड में। जैसे आप आईएएस जब बन जाओगे, पीसीएस जब भी बनोगे आप, तो डायरेक्टली बनने के बाद तुरंत ही आपको डिस्ट्रिक्ट भेज दिया जाएगा, ट्रेनिंग कराई जाएगी ना प्रॉपर कैसे काम करना है। तो उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर रक्षा प्रणाली जो है, जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का जो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, वो क्या है? एंटीबॉडीज है। जो कोई भी बैक्टीरिया वायरस को मारेगा वो एंटीबॉडीज है, और एंटीबॉडीज की ट्रेनिंग सेंटर जो होती है वो थाइमस ग्लैंड होती है। और ये थाइमस ग्लैंड जो होता है सबसे ज्यादा एक्टिव किस उम्र में होता है? बचपन। हमने बताया था आपसे, ये 3 से 4 साल तक सबसे एक्टिव होता है और 10-11 साल तक खत्म होता है। इसीलिए बचपन में
जो भी बीमारियां जिसको अगर बच्चों को होती है या छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है। ये कहते हैं भैया जो एकदम किनारे बहुत ही गंदे जगहों पे कीचड़, मतलब जैसे थोड़ा बस्ती गंदी होती है, वहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, क्योंकि वो गए खेले कूदे और बीमारी लिए और एंटीबॉडीज के लिए जो बनाने की ट्रेनिंग सेंटर है, एंटीबॉडीज की ट्रेनिंग अच्छी है। इसीलिए बच्चों का टीका जो सदैव कब लगता है, टीका कब लगता है, 2 से 3 साल के बच्चों को लगता है ना। क्यों? क्योंकि जब टीका, एक्चुअली टीका है क्या, टीका एंटीजन, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, वो हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है और हमारी शरीर उसके खिलाफ क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है। और एंटीबॉडीज जब बन जाती है तो उस एंटीबॉडीज की ट्रेनिंग के लिए थाइमस ग्लैंड, उस बच्चे का भी बचपना है, थाइमस ग्लैंड बहुत मजबूत है, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दे देता है कि किसी परिस्थिति में तुम आओ, तुम्हारा शत्रु तुमसे जीत नहीं पाएगा। इसीलिए बचपन में ही टीके दिलाया जाता है। ठीक है, जीरोंटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन। अगला लिख दीजिए पॉइंट, ऑन्कोलॉजी, ये तो बहुत कई बार पूछा गया भैया, ये ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोजीन अभी रिसेंटली पूछा है। ऑन्कोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच काइंड ऑफ डिजीज, ऑन्कोजीन कौन सी बीमारी को पैदा करता है, कौन बताएगा? अरे यार, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर। जैसे किसी भी मेडिकल कॉलेज में अगर आप जाओगे, बड़े बड़े, जैसे मुंबई में चले जाओ, लखनऊ में चले जाओ, और भी जितने बड़े बड़े जो है, उसमें जब जाओगे तो एक डिपार्टमेंट रहेगा, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। जो लोगों को कैंसर हो जाता है, जो चीज़ें हो जाती हैं, इसी डिपार्टमेंट में कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी करते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं, यानी किरणों के जरिए से सही करते हैं, केमिकल के जरिए से सही करते हैं, तो लिखा रहता ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। तो विज्ञान, जीव विज्ञान की कौन सी, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत कैंसर का अध्ययन करते हैं, ऑन्कोलॉजी करते हैं। वो जीन जो कैंसर को पैदा करती है, ऑन्कोजीन, ये सवाल अभी रिसेंटली आया है। ऑन्कोजीन कौन सी बीमारी पैदा करेगी, कैंसर, लिख लो। ऑस्टियोलॉजी, ये तो कह सकते हो बहुत आराम से, ऑस्टियोलॉजी, आपने ये तो पढ़ा होगा, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हड्डियां को भंगुर हो जाना, ऑस्टियोमलेशिया का हड्डियों का भंगुर हो जाना, ऑस्टियोलॉजी का मतलब हुआ हड्डी का। अरे बीमारी कई बार सुनी नहीं हो, बड़ा बीमारी तो सुन ले रहा हो कम से कम, किसी बीमारी में सुनने से तो 4 सवाल नहीं होता है। कहते नहीं, उनको भैया ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, ऑस्टियोमलेशिया हो गई, उनकी हड्डियां भंगुर हो गई। अमूमन मोस्टली किसको ज्यादा बीमारी होती है, ये औरतों को ज्यादा होती है, क्योंकि औरतों को इसलिए होती है कि जब जो औरत होती है, जो माँ होती है, वो अपने सारे शरीर का जो कैल्शियम होता है, जो मिनरल्स होता है, वो अपने बेबी को दे देगी। इसीलिए जब बेबी को दे देगी तो उसके शरीर में, जैसे ही आपने देखा जितने भी औरतें बुजुर्ग होती है तो उनकी जल्दी घुटना के लिए भैया दर्द हो रहा है, चल रहे, इसलिए जल्दी वो, क्योंकि अपने सारे शरीर के जो कैल्शियम है, मिनरल्स है, फास्फोरस है, वो अपने बच्चों को दे देगी। समझ रहे हो बात? इसीलिए माँ का दर्जा एक ज्यादा बड़ा होता है। जैसे आपने देखा, आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये, ठीक है, बायोलॉजिकली भी प्रूफ है, जो
जाइगोट हुआ, जाइगोट स्पर्म और ओवा के माता का ओवा और पिता का स्पर्म दोनों मिला क्या बनाया? जाइगोट बनाया। यही तो बात हुई। तो देखिए स्पर्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 23 होगी। ध्यान लेके आ, हमेशा जो जर्म सेल होती है, देखिए 2 सेल होती है। एक तो हमारे शरीर की सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल में गुणसूत्र की संख्या 46 होगी। और जो जर्म सेल होगी, जर्म सेल का मतलब गोनेट्स, गोनेट्स का मतलब टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस में पैदा होने वाला जो सेल होता है स्पर्म, ओवरी में पैदा होने वाला ओवा। अब देखिए इसमें गुणसूत्र की संख्या सदैव आधी हो जाती है। 23 गुणसूत्र पिता का और 23 गुणसूत्र। अब कहोगे तो आधा पिता आधा माता, तो माता कैसे जाता होगी? देखिए मेरी बात सुनिए, पिता ने केवल न्यूक्लियस दिया है इसको, और माता ने न्यूक्लियस भी दिया है और पूरी कोशिका भी दी है। समझ आ रही? नहीं समझ रहे? देखो पिता ने केवल न्यूक्लियस दिया है, स्पर्म का न्यूक्लियस दिया है, तो 23 गुणसूत्र चले गए। और माता ने न्यूक्लियस दिया है और न्यूक्लियस के साथ पूरी कोशिका भी तो दी है भाई। यही कोशिका जो है, यही तो जाइगोट बना है। तो अब सवाल उठता है कि 23 गुणसूत्र पिता का, 23 गुणसूत्र माता का, ये तो बराबर होंगे। 46 गुणसूत्र तो बेबी हुआ। अब बेबी के अंदर एक्स्ट्रा क्या चीज आया? माता का कुछ गुणसूत्र ज्यादा है, कुछ डीएनए ज्यादा है जीन। वो कैसे ज्यादा है बताओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। न्यूक्लियस प्लस कोशिका दोनों दिए। मैंने कहा पिता ने 23 गुणसूत्र दिए, माता ने दिए, बराबर। मैंने कहा माता ने 23 गुणसूत्र के साथ अपनी पूरी कोशिका भी तो दी है। तो इस वजह से आपको ध्यान होगा, अब मैं थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक गुणसूत्र होता है, और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म जो है, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया होगी, यही पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, यही गोल्जी बॉडीज होगी, यही पे लाइसोसोम होगा, यही राइबोसोम होगा। सब चीज तो होता है। अब देखो मेरी बात, डीएनए जेनेटिक मटेरियल किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस में तो 46 गुणसूत्र है तो है ही है, गुणसूत्र न्यूक्लियस के अलावा अगर कहीं गुणसूत्र कोई डीएनए और होते हैं कहीं और, तो वो 2 जगह होते हैं। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एक क्लोरोप्लास्ट में। अब देखिए मेरी बात, जब ये माता ने पूरा न्यूक्लियस दिया और पिता ने दिया, तो 23 गुणसूत्र तो बराबर हो गए, ठीक है। लेकिन माता ने न्यूक्लियस के साथ अपना और क्या दिया? पूरी कोशिका दी। तो जब पूरी कोशिका दी माता ने, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी तो दिया कि नहीं दिया? जो माइटोकॉन्ड्रिया दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला जीन वो किसका होगा? वो सिर्फ माता का होगा, पिता का नहीं होगा। इसीलिए माता का जो होगा गुणसूत्र की संख्या ज्यादा होती है। इसी को बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोला जाता है, इसी को मैटरनल इफेक्ट बोला जाता है। मैटरनल इफेक्ट यही होता है कि टेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी यही पार्ट है कि मैटरनल इनहेरिटेंस क्या है? तो मैटरनल इनहेरिटेंस का मतलब हुआ कि माता जो किसी बच्चे को माता ने जो एक्स्ट्रा जो दिया है, उसका जो प्रभाव होता है वही मैटरनल इफेक्ट। क्यों होता है? आपने अपने देख लिया, क्योंकि पिता ने केवल 23 गुणसूत्र दिए, माता ने भी दिया 23 गुणसूत्र।
लेकिन माता ने अपनी पूरी कोशिका दी, तो जाहिर सी बात है इस न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां पाया जाएगा? अब समझ में आ गया? इसी को मातृत्व प्रभाव कहते हैं हिंदी में, इसी को मैटरनल इफेक्ट कहते हैं, इसी को साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। खैर ये आईएएस में इस तरह से पूछेगा, ठीक है। जैसे यही के कॉन्सेप्ट को लेकर के 3 पेरेंट बेबी का कॉन्सेप्ट भी आता है। 3 पेरेंट बेबी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो वो यही से चीज आएगी। 3 पेरेंट होते हैं, समझ रहे बात? 3 पेरेंट बेबी में कौन कौन होगा? 3 पेरेंट बेबी में कौन होगा? 2 तो सर दंपति रहते हैं, मतलब एक तो दंपति रहेंगे पति पत्नी, और एक अन्य कौन रहेगा? महिला रहेंगे। 2 महिलाएं एक चीज, ठीक है। तो इसी से तो साइटोप्लाज्मिक मातृत्व प्रभाव समझ में आ गया, ये चीज है। आगे लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? क्या कर लिखा? क्या चीज? ऑस्ट्रोलॉजी लिख लिया, सर्पेंटोलॉजी, ऑफियोलॉजी, ये सर्प का अध्ययन होता है, सर्प का, ठीक है, लिख लो इसको। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी ऐसा प्लांट को ग्रोथ किया जाता है जिससे मृदा नहीं होती, ठीक है, उसमें हाइड्रोपोनिक्स लिख लीजिए, मृदा विहीन पादप संवर्धन। इम्यूनोलॉजी, क्या होता है? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, जो क्या हिंदी क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक क्षमता, स्टडी ऑफ इम्यून, स्टडी ऑफ इम्यून, ठीक है। फाइकोलॉजी, और दूसरा माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ फंजाई। शैवाल का अध्ययन, फाइकोलॉजी का मतलब शैवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी फंजाई का, कवक, ठीक है। साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी, बार बार पूछा गया है। साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी कोशिका का, माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी ऊतक का अध्ययन, सीधे लिख दिए। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये बहुत ही बार पूछा गया, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखिए, जो ट्री होती है, पेड़,
उसमें वार्षिक वलय बनते हैं। वार्षिक वलय, वार्षिक वलय एक साल में एक सर्किल बनती है। तो वार्षिक वलय को देख करके, गिर करके किसी पेड़ की आयु को निर्धारित किया जाता है। तो लिख लीजिए, वार्षिक वलय की मदद से, वार्षिक वलय की मदद से पेड़ का उम्र ज्ञात करना, पेड़ की आयु ज्ञात करना, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, इडेफोलॉजी या पीडोलॉजी। इडेफोलॉजी क्या है? मृदा का। पीडोलॉजी क्या है? ये भी मृदा का है। लिख लो। राइनोलॉजी, निर्मिकोलॉजी। लिख लीजिए, राइनोलॉजी नाक का अध्ययन और मिर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। तब कितने कितने लिखवाए हमने? देख गिन लो पहले। 29 पर 30 की 29। आप ये ध्यान रखिएगा, इस 29 और 30 जो है 90 से 95% यही से सवाल आपको मिल जाएंगे, बाहर नहीं जाएगा। 4, 6, 10 और हम करवा, मतलब नोट्स दे देंगे आपको, उस पर कर लीजिएगा। आपको सवाल 1 या 2 सवाल 100% आपको पीसीएस में मिलेगा। आपको देखिए, हर वो चैप्टर उठाया जाएगा जिससे सवाल मिलना लाजमी है, कश्मीर को भी नहीं है, कोई बाहर नहीं जाएगा। आप ध्यान रखिएगा क्या नाम है। और इसी तरह से सारी स्ट्रेटेजी कर लीजिएगा। 30 से 35 सवाल साइंस के आते हैं। ठीक है, अगला चैप्टर क्या है? अब देखो, जैसे बनाया इसको 2-3 पन्ना छोड़ दीजिएगा, एक पन्ना छोड़ दो कम से कम। तो कुछ ब्रेक दे दे थोड़ा सा। कितना टाइम हो गया? 3:30। हम लोग क्या क्या पढ़े?
अब तक जो हम लोग पढ़े उसमें एक बुनियादी बात ये बताया कि व्हाट इज साइंस, आप लोग समझे। साइंस और नॉलेज के बीच डिफरेंस क्या है ये आप समझे। रियल साइंस और सीरो साइंस क्या है ये आप समझे। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमने दिया और रियल साइंस के बारे में शुरुआत की। रियल साइंस के बारे में पहली बार बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया और बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पूरी बात हुई। दूसरी है सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सवाल एक या दो आपको, ठीक। अब जो है अगला चैप्टर क्या है? जीवों का वर्गीकरण। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का वर्गीकरण। मैंने ये नहीं कहा कि जंतुओं का वर्गीकरण, मैंने ये नहीं कहा कि वनस्पति का वर्गीकरण, हमने ये कहा कि जीवों का वर्गीकरण। इसका मतलब है इसमें वनस्पति भी होगा, जंतु भी होगा, सूक्ष्म जीव भी होगा, दुनिया में जो भी जीव है उस सबका, ठीक। अब देखो जीवों का वर्गीकरण से रिलेटेड बहुत सारे साइंटिस्टों ने जब से काम शुरू किया अलग अलग कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। और जो साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो दिया वो कैरोलस लिनियस साहब ने दिया। कैरोलस लिनियस साहब ने दिया, इसीलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता, ठीक। लेकिन कैरोलियस साहब ने तब दिया जब सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप वगैरह का जो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं था, तो उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा उसी चीज़ की बुनियाद पर उसी को बेस बना करके जीवों का वर्गीकरण कर। समय बीतता गया, समय बीतने के हिसाब बाद क्या हुआ, सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की खोज हुई, अलग अलग माइक्रोस्कोप की जब खोज हुई तब लोगों ने देखा कि देखिए जो हमारी आंखों से दिखती है चीजें, दुनिया, जीवों की दुनिया वहीं तक सीमित नहीं है। जीवों की दुनिया जो आंखों से नहीं दिखती है वहां तक नहीं जाती, और इसीलिए सूक्ष्म जीवों का इसमें इंक्लूड नहीं था, तो फिर से क्लासिफिकेशन करने की जरूरत आई। और जब फिर से क्लासिफिकेशन करने की बात आई तो एक साइंटिस्ट थे, R.H. वाइटेकर्स थे, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उन्होंने कहा कि देखिए इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, या दिखाई पड़ते हैं या नहीं दिखाई पड़ते हो, यानी जीवों की दुनिया में सबको इकट्ठा उन्होंने वर्गीकरण किया और फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें था मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, आप किताबों बहुत सारा लिखा हुआ है, पढ़ना पड़ेगा। हम आपको एक टेक्निकल तरीके से बता देंगे, सिर्फ 5-6 लाइन में आप उसी को समझ लीजिए, आपकी पूरी उसे कहानी समझ के बाद अब हम शुरू करते हैं। पहले थोड़ी थोड़ी बात लिखते हैं, फिर उसके बाद लिख लीजिए। जीवधारियों का आधुनिक वर्गीकरण, जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में
सबसे प्रमुख स्वीडिश वैज्ञानिक, स्वीडन के वैज्ञानिक, स्वीडिश का मतलब स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस का है। स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस का, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस लिख लीजिए आगे। लिनियस ने अपनी पुस्तक पूछा गया है इस किताब का नाम, पूछा गया है कि इस किताब को किसने लिखा। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में, ये सिस्टमा नेचुरी में जीवधारियों को दो जगत में विभाजित किया, दो जगत में, एक है एनिमल किंगडम जंतु जगत और प्लांट किंगडम और पादप जगत। ठीक है, इसीलिए कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है। कई बार पूछा गया ना, लिनियस आधुनिक वर्गीकरण का पितामह कौन है? ठीक है, अब देखो कैरोलस लिनियस साहब ने बताया एक एनिमल्स होगा और प्लांट है। आगे जब चल करके माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो देखा गया कि इस प्लांट और एनिमल के अलावा जीव जगत की दुनिया बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी चीज। तो जो कमियां थी इसमें जो कमियां थी, जो लूप होल्स थे, यानी लूप होल का मतलब दुनिया के जो और जीव जंतु थे उसको इसमें नहीं रखा जा सकता। तो कंप्लीट होलिस्टिक का मतलब हर तरह के डायमेंशंस को ध्यान में रखा। R.H. Whitaker ने 1969 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। पूछा गया है कि 5 जगत वर्गीकरण सिस्टम किसने दिया? पूछा गया है कब दिया गया? 1969। देखिए इसमें सिर्फ मसला ये है, due to disputed position of some microorganism there was a reconsideration for the classification। मतलब ये था कि कुछ सूक्ष्म जीवों को वजह से और कुछ और भी एक्सेप्शन की वजह से अलग से जीवों का वर्गीकरण करने की जरूरत पड़ी, और जो जरूरत पड़ी उस सारी कमियों को ध्यान में रख करके R.H. Whitaker ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। लिख लीजिए R.H. Whitaker 5 किंगडम। अब सिर्फ मैं चीज को लिखा करके उसमें
आप सिर्फ समझ करके लिखिए, पूरी 4, 10, 15 जितना है वो सब इसी को समझ जाएगा। देखिए पहला था मोनरा, दूसरा जब आप लिखेंगे मोनरा तो उसके पीछे 2 लाइन छोड़ दिए, क्योंकि अभी तो लिखना है ना उसमें। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और क्रांति, 5वां एनिमेलिया। देखो बहुत ध्यान सुनिए, ये कंपटीशन सिविल की दुनिया जो होती है बड़े ही बहुत ही पेशेंस और धैर्य के साथ, घबराने की जरूरत नहीं है कि एक ही दिन में ना आप लूट पाओगे, क्योंकि इतना वो है कि धीरे धीरे बढ़िए और वही परमानेंट सी है। ठीक है, और बिल्कुल घबराइए नहीं। ये इस फील्ड में पेशेंस रखना पड़ेगा। माइंड का उठा पटक रहेगी क्या, और जो पेशेंस से चलेगा उसको चीजें तो मिलेगी। देखिए इस पृथ्वी के धरातल पर, चाहे वो समंदर के अंदर हो, चाहे ये एटमॉस्फेयर के अंदर हो, चाहे एटमॉस्फेयर में हो, चाहे लिथोस्फीयर में हो, चाहे हाइड्रोस्फीयर में हो, चाहे बायोस्फीयर में, जो भी जीव हैं सबको 5 में डिवाइड किया जिसके अंदर लाइफ है। पहला मोनरा। अब देखिए बहुत सिस्टमैटिक समझिए, मोनरा में उन जीवों को रखा गया जिसके पास मात्र एक सेल है, यानी यूनिसेलुलर। इसको लिख लीजिए। अभी देखिए सिस्टमैटिक बनाते चले जाएंगे, भूलेंगे नहीं आप। कैसा, किसकी बॉडी कितने सेल की है? एक। ठीक। प्रोटिस्टा के अंदर जो जीव रखा गया उसकी बॉडी यूजुअली सामान्यतः यूनिसेलुलर। मोनरा जगत के अंदर जिस जीवों को रखा गया उसकी बॉडी कितनी सेल की थी? और प्रोटिस्टस में भी यूजुअली एक सेल। ठीक। अब सवाल उठता है कि जब एक सेल उसका है, एक सेल इसका है, तो फिर क्यों एक ही में रहकर उसे अलग क्यों कर दिया गया? अब देखो मेरी बात, यही समझ। मोनरा का जो सेल होगा, एक सेल है, लेकिन प्रोकैरियोट्स है, और इसका जो सेल है प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है, प्रो का मतलब पहले सिंपल सेल, अपूर्ण सेल, और यूकैरियोट का मतलब ट्रू सेल, पूर्ण सेल, वेल डेवलप्ड सेल। समझ गए? पहली बात, मोनरा में किन जीवों को रखा गया? लेकिन सेल कैसे है? प्रोटिस्टा में सेल कौन से जीवों को रखा गया? बॉडी एक सेल, लेकिन सेल में फर्क क्या है? समझ गए? अब देखो इसका जो एग्जाम्पल है, पहला बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी।
PPLO आता है, बैक्टीरियो फेज आता है। समझ गया बात? अभी बताना होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना। मोनरा में सेल कितने होंगे जीवों का? कैसा होगा सेल? प्रोटिस्टा में कैसा जीव होगा? लेकिन फर्क क्या है इसमें? एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी ही मोस्टली रखा जाता है, दो ही का इस साइड में रख लो, लेकिन यही दो रख। अच्छा मेरी बात सुनो, यही बेसिक छोटा सा करके बता देते हैं चीज कि जो भी जीवधारी होता है उसकी कोशिका जो होती है, उस कोशिका के अंदर गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र की नंबर फिक्स होता है। जैसे मनुष्य है, कितनी गुणसूत्र? 46। डॉग के अंदर गुणसूत्र की संख्या फिक्स, मटन की गुणसूत्र की संख्या 14 यानी 7 पेयर, यानी हर प्रजाति पे गुणसूत्र की संख्या फिक्स होती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा प्रोकैरियोट में गुणसूत्र सदैव एक होता है, ओनली वन होता है। प्रोकैरियोट में गुणसूत्र की संख्या सदैव एक। समझ गए बात? तो अब इससे कंक्लूजन निकालो कि अगर सवाल आ जाए कि बैक्टीरिया में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो क्या बताओगे? ब्लू ग्रीन एल्गी में कितने पाए जाएंगे? और यूकैरियोट में गुणसूत्र की संख्या सदैव एक से ज्यादा। दो भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग हो। ठीक। दूसरी बात, जो प्रोकैरियोट होता है उसका जो गुणसूत्र होता है वो छल्लेनुमा होता है, और यूकैरियोट का जो गुणसूत्र होता है वो धागेनुमा होता है। तभी तो गुणसूत्र हमेशा ऐसे तो आपने देखा है, ऐसे तो देखा है गुणसूत्र, ऐसे तो देखा होगा। तो 2 इसमें गुणसूत्र प्रोकैरियोट है तो गुणसूत्र की संख्या सदैव कितनी होगी? शेप कैसा होगा? इसकी गुणसूत्र की संख्या सदैव एक से अधिक होगी और धागे की होगी। ठीक है, लिख लीजिए इसमें। ठीक है, इसमें लिख लीजिए प्रोटोजोन। अब देखिए हमारे पंजाई में इसमें है कवक। कवक पौधा होता है कि नहीं होता? होता है पौधा, लेकिन इस कवक के अंदर पौधों की कंप्लीट गुण नहीं पाए जाते। कैसे नहीं पाए जाते? अपना भोजन स्वयं नहीं करना। कवक सदैव हरे नहीं होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं। और ग्रीन जो होगा वही तो प्रकाश संश्लेषण करेगा। जब ये ग्रीन नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पौधा होते हुए भी इसको RH व्हाइट टेकर ने एक अलग फाइलम बनाया, ग्रुप बनाया। और दूसरी बात है